थैंक यू। स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल, ईसीटी, डिफेंस मैकेनिज्म, 4 टॉपिक। ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म के पीछे क्या है? हाउ फार यू कैन गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनीमोर। इसका मतलब क्या है भाई? अरे बालक इधर देख बेटा। हाँ, इसका मतलब क्या है कि लोगों को लगता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है ना? बहुत सारों को लगता होगा। नहीं नहीं, बहुत लोगों को लगता है। अपने लोगों को ही लगता है। कोई फैमिली में है, कोई फ्रेंड है, कोई पड़ोसी है, अभी तक क्या पढ़ रही है? हुँ? अभी तक क्या पढ़ रहा है, तेरा कुछ हुआ नहीं? ये वाले तो उन लोगों को सुनना नहीं है। हमको अपने काम करना है, हमको लगातार मेहनत करनी है। जिस दिन कुछ बन जाओगे अपने आप मुंह बंद। पढ़ रहे थे यहाँ तक हुआ था। सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसकी 5 स्टेजेस है। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज। यहाँ तक लिख लिया था। चलो ओरल स्टेज में देखे क्या मामला है। तो ओरल स्टेज बर्थ से लेके 18 मंथ यानी 1.5 साल तक होती है। 1.5 ईयर तक, बर्थ से लेके 1.5 ईयर तक होगी। इसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा कि मेजर साइट ऑफ प्लेजर सीकिंग ऑर्गन कौन सा होगा? तो ओरल रीजन। आपको बताया कि इन्फेंट ज्यादातर चीजें सब मुंह में, हर चीज मुंह में। खिलौना है तो मुंह में, खुद का अंगूठा, दूसरों का अंगूठा, कुछ भी, हर चीज। हाँ, क्योंकि वही वहीं से सीखता है वो सब। फिर प्लेजर इन कटिंग, बाइटिंग, चूइंग, swallowing, इन सब से बच्चे को खुशी मिलती है। इसके 2 फेज होती है, एक होती है इरोटिक और एक होती है सैडिस्टिक। इरोटिक वाला प्लेजर वाला है जिसमें सकिंग आएगा। वहीं सैडिस्टिक फेज का मतलब होता है, सैडिज्म का मतलब क्या है? दूसरों को तकलीफ देके खुद को प्लेजर मिलना। तो यहाँ बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करेगा तो मदर के ब्रेस्ट के निपल को कट करता है, बार बार दांतों से दबाता है। दांत नहीं है तो भी दबाने की कोशिश करता है, उसको बाइटिंग बोलते हैं। और ये कौन सी फेज है? सैडिस्टिक फेज है। कौन सी फेज है? सैडिस्टिक फेज है। अगर इस स्टेज में अगर कुछ डिफेक्टिव डेवलपमेंट, फिक्सेशन और रिग्रेशन हो गया तो सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो सकता है। बड़ा होके गुटखा खाएगा, जर्दा खाएगा, बीड़ी पिएगा, दारू पिएगा। ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर ओरल स्टिमुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ हो। तो स्पेशली सब्सटेंस एब्यूज, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सब्सटेंस एब्यूज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में फिक्सेशन के कारण होता है? तो याद रखना है ओरल स्टेज। इतना लिखा हुआ है, मुश्किल कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल है। बर्थ से लेके 1.5 ईयर तक है, यानी कि 18 मंथ तक है। यहाँ नाम ही स्टेज का ओरल स्टेज है। इसका मतलब है बच्चे को प्लेजर कहाँ है? प्लेजर सीकिंग ऑर्गन और एरिया ओरल एरिया है। यहाँ बच्चा सकिंग करेगा, कटिंग करेगा, बाइटिंग करेगा, swallowing करेगा, ये सब टास्क होंगे। इसकी 2 फेज है, एक इरोटिक फेज और एक सैडिस्टिक फेज। इरोटिक फेज का मतलब है बच्चे को खुशी किससे मिलेगी? तो यहाँ इरोटिज्म, यहाँ सकिंग से मिलेगी। और सैडिज्म का मतलब है दूसरों को तकलीफ देके खुशी किससे मिलेगी? तो वो बाइटिंग से मिलेगी, बाइटिंग और कटिंग। इसके अलावा यहाँ अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट हुआ इस स्टेज का, या इस स्टेज से आगे बच्चे का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो हम उस आगे बड़ा होने के बाद उसमें सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो साइको एनालिसिस के अंदर स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड देखा, जिसमें इड, ईगो एंड सुपर ईगो आता है। जिसमें इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो रियलिटी पे करता है, एंड सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। और सुपर ईगो को कंसाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसाइंस। इसके अलावा टोपोग्राफिकल मॉडल में देखा कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस चीज वो है जो हमें रेडिली अवेलेबल है। प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में वो चीजें होती है जो अटेंशन एंड फोकस करने से आ जाती है, और हाँ बिल्कुल रिकॉल करने से आ जाती है। और अनकॉन्शियस वाली वो हिडन चीजें हैं जो रेडिली हमारे लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म देखे। डिफेंस मैकेनिज्म एग्जांपल याद हुए क्या कुछ? हुए कि नहीं हुए? अच्छा, पूछे। कल टेस्ट में आएगा ही वैसे तो। नहीं आएगा भाई। हो गया ये लिखे। सेकंड स्टेज एनल फेज है। ये 1.5 से लेके 3 ईयर तक को देखने को मिलेगी हमको। इसमें मेनली सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन और प्लेजर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड किससे मिलेगा? कि होल्डिंग एंड लेटिंग डाउन, होल्डिंग एंड लेटिंग डाउन वाला है मामला। तो ग्रेटिफिकेशन इज एनल एंड पेरिएनल एरिया, मेजर अकॉर्डिंग टू सिगमंड है। नहीं आएगा भाई, 3 ईयर तक को देखने को मिलेगी हमको। इसमें मेनली सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन और प्लेजर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड किससे मिलेगा? कि होल्डिंग एंड लेटिंग डाउन, होल्डिंग एंड लेटिंग डाउन वाला है मामला। तो ग्रेटिफिकेशन इज एनल एंड पेरिएनल एरिया, मेजर अचीवमेंट इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। कब स्टार्ट करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग? 18 मंथ से करते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब है बच्चे को ट्रेन करना है
कि वो अंदर सुसु पुपु ना करे, वॉशरूम में जाके करे, जब आए तो बोले, तो ये सबके लिए ट्रेन करना है। ये अगर ट्रेनिंग एडिक्वेट नहीं होगी तो एन्यूरेसिस, एनकोब्रोसिस, ओसीडी कई शिकायतों का मामला हो जाएगा। तो इसके भी दो फेजेस है, एक एनल सैडिस्टिक फेज है, एक इरोटिक फेज है। एनल इरोटिक फेज में एक्सप्रेशन है, वही सैडिस्टिक फेज में होल्डिंग एंड लेटिंग गो है। इसके अलावा इस स्टेज में अगर फिक्सेशन हुआ या डिफेक्टिव डेवलपमेंट हुआ तो ओसीडी के चांसेस है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो तुम इस बार भी इसको याद रख सकते हो। ओसीडी कौन से फेज में है? एनल फेज, उसमें भी सैडिस्टिक फेज। तो यहाँ बच्चा सब कुछ सीखता है धीरे धीरे। होल्ड करना, सुसु को होल्ड करेगा, मोशन पास करने में भी होल्ड करेगा, एनल स्पिक्टर में कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस को प्लेजर फील करता है। यहाँ अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट यानी कि फ्योर या फिर फिक्सेशन हुआ हो तो बड़ा होकर ओसीडी होने के चांस है। ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें रिपीटेड थॉट्स आते हैं बट फॉलोड बाय रिपीटेड एक्शंस है, फॉलोड बाय रिपीटेड एक्शन। बार बार उसके दिमाग में आइडिया आएगा, थॉट आएगा कि उसके हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं। अब ये थॉट बहुत एंजाइटी क्रिएट करेंगे, जिसके कारण वो बार बार हाथ धोने जाएगा। बार बार थॉट का आना ऑब्सेशन है और बार बार हाथ का धोना कंपल्सन है। क्या है? कंपल्सन है। यानी कि रिपीटेड थॉट ऑब्सेशन एंड रिपीटेड एक्टिविटी, रिपीटेड थॉट्स आर ऑब्सेशन एंड रिपीटेड एक्शंस आर कंपल्सन्स होंगे। देखा है कोई बहुत बार बार हाथ धोता है, सफाइयां ज्यादा रखता है? हर चीज को साफ करके पहले यहाँ बैठना हो, बेंच में भी तो साफ करके बैठेंगे। है कोई? यहाँ तो सवाल सी भरे पड़े होंगे। है? कौन है वो? राहुल को सारी बीमारियां हैं। एचआईवी भी है? होगा होगा भाई। अब सारी बीमारियां कर दी तुमने, अब ये पीछे कह रहे भाई? हैं? आज से हो गया वो? चलो ठीक। नहीं है भाई, कुछ है? राहुल है कोई क्या? मतलब यार, आगे बैठे हुए इंसान का मजाक इतने पीछे से उड़ा रहे हो। मजाक है बेटा, कुछ नहीं है, मजाक करते हैं। तुम माइंड नहीं करो, है इग्नोर। तुम वो मंत्र बोला करो, ओम इग्नोराय नमः। है? चलता है, कोई नहीं, मजाक करते हैं। वो जलते हैं तुमसे क्योंकि तुम आगे बैठते हो। सब बोले उनको बिना सुनाई दिए भी ताली बजा रहे हो। वो फैन है तुम्हारे, फैन, पंखे। हो गया ये? तो एनल फेज में क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, टॉयलेट ट्रेनिंग मेजर टास्क रहेगा। यहाँ बच्चा सीखता है कि कैसे होल्ड करना है, बाउल एंड ब्लैडर को कैसे होल्ड करना है और कैसे एक्सक्रीट करना है, उसी से उसको खुशी मिलती है। अगर प्रॉपर यहाँ स्टिमुलेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो बड़ा होकर ओसीडी डेवलप हो सकता है, इतना याद रखना है। क्या हुआ? क्या है? बैग में, बैग के बाहर वाली जेब में। अरे ऐसा कुछ नहीं, चाबी है। नेक्स्ट फेज फैलिक फेज है। फैलिक फेज को हम ऑडिपल फेज भी बोलते हैं। इसमें दो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपल रेक्स नाम का एक राजकुमार था, तो उसके पापा राजा थे। उन्होंने अपने पापा का मर्डर कर दिया और मम्मी से शादी कर ली। उसी के नाम पे पड़ा है ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप में देखने को मिलेगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब सोचो, इस एज ग्रुप में है, इस एज ग्रुप में ऐसी साइकोलॉजी डेवलप हुई, सिगमंड फ्रॉइड ने बनाया। ये हो सकता है रियल है या काल्पनिक है, पता नहीं अपने को, और ये हिस्ट्री में है ऐसा। अब रियल है या काल्पनिक है इसका एक्चुअल नहीं पता, बट ऐसा हिस्ट्री में है ये पूरा। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप इन मेल ड्यू टू कास्टेशन एंजाइटी। कास्टेशन एंजाइटी क्या होती है? कास्टेशन एंजाइटी, ऑडिपस रेक्स अननोइंगली किल हिज फादर एंड मैरिज हिज मदर। उसको ऐसा लगता था, ऑडिपस नाम के उस राजकुमार को, कि उसके पापा कहीं उसका पैस ना काट दे, लड़की ना बना दे उसको। इस एंजाइटी और फियर के कारण ही उन्होंने अपने पापा का मर्डर कर दिया था। भाई साहब, कैसी कैसी सोच आई दिमाग में, है? दूसरा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। तुम सिंपली इतना याद रखना, ये ज्यादा राम कहानी याद ना रख पाओ तो। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में मेल चाइल्ड का मदर के लिए अट्रैक्शन है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या है? फीमेल चाइल्ड का फादर के लिए अट्रैक्शन है। ये क्यों हुआ है? कि डेवलप इन गर्ल्स ड्यू टू पेनिस एनवी थ्योरी है एक, डिस्कम्फर्ट विद फीमेल जेनिटल या फॉलोइंग ए फैंटेसी दैट दे रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ पेनिस। यहाँ गर्ल चाइल्ड ऐसा सोचते हैं कि एक्चुअल में वो लड़के थे, बॉयज थे, उनके भी पेनिस था, बट उसको कट कर दिया गया। इसलिए इसलिए वो मदर से नफरत करती है, उनको लगता है मदर ने कट कर दिया और वो खुद के जैसा बना दिया। इसलिए अट्रैक्शन किधर है? टुवर्ड्स द फादर। यहाँ इस स्टेज में सुपर ईगो का बनना, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज में अगर फिक्सेशन हुआ तो हिस्टीरिया और कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकते हैं। हिस्टीरिया और कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब हिस्टीरिया क्या है? हिस्टीरिया पता है तुमको? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सिंपल वर्ड में बोले तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है।
स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, वो भी स्पेशली न्यूरोलॉजिकल फिजिकल सिम्टम आएंगे। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे कि ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, वीकनेस, ऐसे वाले सिम्टम आएंगे कि अचानक से खड़े खड़े चक्कर आके गिर गए, उसके बाद एक हाथ एक पैर सूना हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, वीक हो गया, या अचानक से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा बहुत बार होता है, ये सट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि एक पेशेंट है, उसने अपने आंखों के सामने बहुत बड़ा बम ब्लास्ट देखा जिसमें 500 लोग मारे गए, बम से उड़ गए, चितड़े चितड़े उड़ गए लोगों के। उसके बाद से वो अंधा हो गया है, उसके बाद से वो बता रहा है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या डिसऑर्डर है? ये डिसऑर्डर कुछ नहीं है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कन्वर्जन डिसऑर्डर हुआ है। क्या हुआ है उसको? कन्वर्जन डिसऑर्डर हुआ है, क्योंकि वो हादसा इतना स्ट्रेसफुल था। तो कन्वर्जन का यही है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से जो सिम्टम है, साइकोलॉजिकल प्रेशर को फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट करता है, फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट करता है, तो यही कन्वर्जन है। तो फिक्सेशन के कारण कन्वर्जन और हिस्टीरिया हो सकता है। दो कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल थ्योरी ए मेल चाइल्ड अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिज मदर, द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज, हाँ, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और ऐसा ही फीमेल चाइल्ड का है कि फीमेल चाइल्ड अट्रैक्ट टुवर्ड्स हर फादर एंड अवॉइड्स हर मदर और नेग्लेक्ट हर मदर, तो वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। कल आया था, ठीक है भाई। तो तुमने क्या किया उसमें? सही कर दिया, फैलोपियन ट्यूब की तरह। तुमको क्या लगा तुम्हारे है फैलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन में? तुमने क्या लिखा? 45 सेंटीमीटर? ये तो जोक हो गया भाई। वो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पर हमारा माइंड इतना उस टाइम पे कंफ्यूज उलझा हुआ होता है कि लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब देखा कि आंसर क्लिक होगा, वो भी गलत वाला 45 सेंटीमीटर। हर चीज की लंबाई 45 सेंटीमीटर नहीं होती, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तुमने इतना ही पढ़ा होगा लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कईयों ने 10-12 सेंटीमीटर कर दिया, कईयों ने 45 कर दिया, कईयों ने 20 कर दिया। और नन वाई कितने थे? खंभे के पीछे क्या है? इतने लोगों ने सही आंसर दिया। अब हम तो कैसे साबित करेंगे, पर अभी ठीक है, मान लेते हैं। मतलब तुम्हारा दिमाग मौजूद था इधर है, ठीक है। पहली स्टेज 3 to 6 ईयर ऑफ एज ग्रुप में देखने को मिलेगी। दो बड़े कॉम्प्लेक्स डेवलप होंगे, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में मेल चाइल्ड अट्रैक्ट टुवर्ड्स हर फादर एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फीमेल चाइल्ड अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिज मदर। फिक्सेशन कैन कॉज कन्वर्जन और हिस्टीरिया। हो गया। नेक्स्ट लेटेंसी फेज है। इस स्टेज में जो ये कॉम्प्लेक्स डेवलप हुए थे, ये सबसाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी में कौन सी स्टेज में डेवलप होते हैं? तो कौन सी स्टेज में थे वो? पैलिक में डेवलप होते हैं। रिजॉल्व कौन सी में होते हैं? लेटेंसी में रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी याद रखना है कि ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आर रिजॉल्व इन लेटेंसी फेज। सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों में यहाँ। फिक्सेशन कैन रिजल्ट इन इमेच्योरिटी एंड इनएबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप एज एन एडल्ट। अगर इस स्टेज पे अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट हुआ तो बड़े होकर रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, डिफेक्टिव रिलेशनशिप और इमेच्योरिटी आ सकती है। तो सिंपल सी स्टेज है लेटेंसी में कि ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सबसाइड हो जाते हैं, और यहाँ बच्चा कम्युनिकेट करना सीखता है, सोशल स्किल सीखता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर यहाँ सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बड़ा होकर सोशल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी और इमेच्योर बिहेवियर शो कर सकता है। तो ओरल फेज थी जो बर्थ से लेके 18 मंथ थी, जिसमें प्लेजर सीकिंग ऑर्गन और ग्रेटिफिकेशन का ऑर्गन ओरल एरिया था। वहां बच्चा एवरीथिंग इन द माउथ है, कटिंग, सकिंग, बाइटिंग, swallowing, वो सब टास्क थे। उसमें अगर फिक्सेशन होगा तो ओसीडी डेवलप होने के चांस थे मेनली। दूसरी एनल फेज है, सॉरी ओसीडी नहीं, क्या था, सब्सटेंस अब्यूज। तुमने सुना ही नहीं क्योंकि तुम लिखने में मस्त हो। ये कल वाली फेलोपियन ट्यूब होगी। अभी मैंने बोला ओरल फेज ओसीडी हो जाएगा, तुम में से किसी ने नहीं सुना होगा। मेरे ही माइंड ने बोला गलत है, ये वापस बोला, क्योंकि तुम सिर्फ लिख रहे हो। चलो लिख लो, फिर ही बोलूंगा मैं, फालतू एनर्जी वेस्ट काहे कर रहा हूँ, क्योंकि तुम तो सुन नहीं रहे ना। सुन रहे हो क्या? हम्म, ये तो नहीं सुनने वाले भी बोले सेम। तो नहीं सुन रहे उन्होंने भी यस सर बोला ऐसा, जो बीच बीच में फोन निकाल रहे हैं वो भी। हवा आ रही है? उधर गर्मी है ना, थोड़ी हवा दे। ओरल एनल फेलिक और लेटेंसी फेज हो गया, लेटेंसी। नेक्स्ट फेज जेनाइटल फेज है। हाँ, इतना क्या लिखोगे बे, 6 से 12 साल में होती है ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाता है, सोशल स्किल कम्युनिकेशन सीखता है, नहीं सीखेगा तो इमेच्योरिटी कम्युनिकेशन सोशल में प्रॉब्लम रहेगी, बस इतना ही तो है। तो मन से लिख रहे होंगे रे साथ में, मुझे पता है, होशियार बच्चे। नेक्स्ट फेज जेनाइटल फेज है, और ये 12 ईयर से लेकर यंग अडल्ट तक रहेगी। यहाँ अडल्ट सेक्सुअलिटी डेवलप होगी और पीयर ग्रुप बनेंगे अपोजिट जेंडर के। पीयर ग्रुप का मतलब है सेम एज के ग्रुप, सेम एज के अपोजिट जेंडर के ग्रुप बनेंगे। फिक्सेशन में रिजल्ट इन सेक्सुअल परवर्जन यानी एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। यहाँ अगर बच्चे का सही से अपोजिट जेंडर के पीयर ग्रुप नहीं बने
तो उसकी सेक्सुअलिटी डेवलप नहीं होगी और उसमें समझ नहीं आएगी, इसलिए एज एन अडल्ट उसमें एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर होने के चांसेस है। यानी कि यहाँ अपोजिट जेंडर से इस स्टेज में बात नहीं हुई, फ्रेंड्स नहीं बने, ग्रुप्स नहीं बना, लड़का सिर्फ लड़कों के साथ ही रहा, लड़की सिर्फ लड़की के से ही बात करिए, लड़के कैसे बात करते हैं वो भी नहीं करी हो कभी, तो आगे बड़ा होके एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, इसका मतलब ये नहीं ग्रुप बना लो तुम इस स्टेज से आगे आ चुके हो। मुंह से ना लिख भाई, गर्दन पीछे की तरफ घूम गई है यूं, और वो भी यूं हाथ रखे ताकि दिखे नहीं। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस थी, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी और जेनिटल। शुरू से रब्बे लिख लिया, बहुत लिख लिया, लिखा हुआ तो पड़ा है, दिमाग में कुछ याद करो 2 शब्द। ओरल फेज क्या है, बर्थ से लेके 18 मंथ तक आएगी। यहाँ ओरल एरिया प्लेजर सीकिंग ऑर्गन है, इसमें मेजर टास्क क्या है बच्चे का, कटिंग, बाइटिंग, सकिंग, swallowing, ये सब है। ओरल इरोटिक फेज में सकिंग है, सैडिस्टिक फेज में कटिंग और बाइटिंग है। फिक्सेशन होगा तो सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर हो सकते हैं। दूसरी फेज एनल फेज है, एनल फेज 1.5 साल से लेकर 3 साल तक है, 3 ईयर तक रहेगी। यहाँ बच्चा बॉल एंड ब्रीडर को होल्ड एंड लेटिंग वाला है, टॉयलेट टर्निंग मेजर टास्क है। इस स्टेज में अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट और फिक्सेशन हुआ तो ओसीडी होने के चांसेस है। थर्ड फेज ओ ए पी है, क्या है, फैलिक है। फैलिक फेज में ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होंगे। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में मेल चाइल्ड का मदर के प्रति अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में फीमेल चाइल्ड का फादर के लिए अट्रैक्शन है। वहीं उसका अगला लेटेंसी फेज है, लेटेंसी फेज में ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट वाली जेनिटल फेज है, यहाँ अपोजिट जेंडर के साथ पेयर ग्रुप बनाना और सेक्सुअलिटी का डेवलप होना ये फेज में होगा। अब अपोजिट जेंडर के साथ पेयर ग्रुप क्या है, हिप्नोसिस। नाम से समझ रहे हो, हिप्नो मतलब होता है स्लिप, हिप्नो का मतलब क्या होता है, स्लिप। हिप्नोटाइज सुना है तुमने, गाना भी है हिप्नोटाइज करती है, ऐसा कुछ गाना है, हनी सिंह का है, बादशाह का है। हाँ, गाना तुमको आता होगा। हिप्नोटाइज करती है कि करता है। हाँ, तो वो हिप्नोटाइज वाला ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है स्लिप। पहले सुनो, पेन मत चलाओ और मुंह मत चलाओ, सुनो। हिप्नोसिस का मतलब क्या है कि स्लिप जैसे स्टेट में लाना है। जैसे मूवीज में देखा होगा, तांत्रिक बाबाओं को देखा होगा, टेररिस्टों को बातें उगलाने के लिए भी हिप्नोटाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक बहुत ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है। इसमें पेशेंट को बोलते हैं कि किसी एक चीज पे फोकस करो। मूविंग पेंडुलम हो सकता है, घड़ी का पेंडुलम देखा है? बस आपकी नजर और आपका पूरा ध्यान उस पेंडुलम पे होना चाहिए, है। कंटिन्यू फोकस जब रहोगे तो आपकी सराउंडिंग के लिए अवेयरनेस चली जाएगी। जब चीज में एक पे ही फोकस है तो आसपास क्या हो रहा है उसमें आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो जब इंसान एकदम फोकस्ड होता है तब वो हाईली सजेस्टिबल बन जाता है। हाईली सजेस्टिबल का मतलब है फिर हम जैसे जैसे उससे पूछेंगे वो वही वही बताएगा। या फिर हिप्नोटाइज या हिप्नोसिस सेडेशन देके भी कर सकता है, माइल्ड सेडेशन देके, माइल्ड सेडेशन देके भी किया जा सकता है, जिसमें पेशेंट सोया नहीं है बट सोने जैसा है, उसके बाद जो भी पूछोगे वो वैसा वैसा बताएगा। तो ये हिप्नोसिस है। इसमें मकसद क्या है इसका, ये मेथड ऑफ साइको एनालिसिस है। क्या है ये, मेथड ऑफ साइको एनालिसिस। और साइको एनालिसिस में क्या करना है हमको, अनकॉन्शियस माइंड में जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ भी यही निकलवाएंगे। टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उससे यही तो निकलवाते, तेरे मन में क्या है, क्यों आया था यहाँ, किसने भेजा तुमको, उसकी मन की बात निकलवानी है। और क्या प्लान है तुम्हारा आगे का, कहाँ कहाँ है तुम्हारे साथी, कहाँ कहाँ है, ये सब पूछते हैं। तो उसके मन की बात को बाहर निकालना, और मन का मतलब भी अनकॉन्शियस माइंड है। क्या है, अनकॉन्शियस माइंड। तो हिप्नोसिस थेरेपी इज गिवन बाय जेम्स ब्रेड नाम के आदमी ने दी। ये है क्या, ये सेम डेफिनेशन क्वेश्चन आता है। हिप्नोसिस इज एन आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस और स्लीपनेस बोल सकते हो, इन विच पर्सन बिकेम हाईली सजेस्टिबल एंड रिलैक्स्ड। यहाँ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है, यानी कि क्या, या तो एक चीज पे फोकस करा के उसकी सराउंडिंग की अवेयरनेस को कम करेंगे, या फिर मेडिसिन देके करेंगे। उसके बाद उससे जैसा जैसा पूछेंगे वो वैसा वैसा बताएगा। इसके अलावा रिलैक्स स्टेट में क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग आर रिमूव्ड एंड गिविंग पॉजिटिव थॉट एंड फीलिंग टू द पेशेंट माइंड। यहाँ साइकेट्रिक पेशेंट के लिए बात हो रही है। पेशेंट, किसी को ओसीडी है, किसी को फोबिया है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी का शिकार है, कोई कन्वर्जन का शिकार है, उन पेशेंटों के लिए कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है उसको बाहर निकालना है। किसी ने मान लो रामलाल को जो धोया था, उसके बाद रामलाल को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, उसकी यादें आती है उसको बार 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 बार, रोज रात में डर के जग जाता है और चिल्लाता है मुझे मत मारो मत मारो, अब नहीं आऊंगा मैं वहां, है। वो चीज रामलाल के मन से निकलवानी है। तो मन से कैसे निकलवाएंगे, ऐसे निकलवाएंगे कि बताओ रामलाल क्या हुआ था, तुमको ऐसा क्यों लगता है तुमको मारने आ रहे हैं। तब रामलाल बताएगा कि एक दिन फोन आ गया था और मेरे से वो गलती हो गई। तब रामलाल को लास्ट में बताने के बाद हम रामलाल को बताएंगे कि रामलाल जी ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अभी वो दूसरे शहर में चली गई है, उसके 2-3 बच्चे भी हो लिए, अब तुम्हें तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अभी तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। यही करना है।
बस तो रामलाल जी के दिमाग में ये चीज जब, क्योंकि रामलाल जी हाईली सजेस्टिबल है और फुल कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, तो जो थेरापिस्ट पॉजिटिव बात बताएगा वो उसके माइंड में फिट हो जाएगी, उस चीज की जगह रिप्लेस हो जाएगी। यही करना है। तो हिप्नोसिस जेम्स ब्रेड ने दी। हिप्नोसिस का मतलब होता है स्लीप। तो ये एक आर्टिफिशियली स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस और स्लीप है जिसमें पेशेंट हाईली सजेस्टिबल और रिलैक्स रहता है। और जब पेशेंट हाईली सजेस्टिबल एंड रिलैक्स है तो नेगेटिव थॉट, एबनॉर्मल थॉट उनको निकाल के पॉजिटिव थॉट्स बताने। क्या हुआ, कौन गुनगुना रहा है? निकालें दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे। तो क्या हुआ? चूहे जैसी आवाजें कहां से आ रही है? ये तो चुहिया है। क्या लगा भाई गोल के जो बार बार पी रहा है? हर 10 मिनट में एक दो बार पी रहा है, मतलब कुछ मिलाया हुआ है। हाँ वही देखो, उनको सब पता है। मिलाते वैसे ट्रेन में जाते वक्त। हाँ सही है। तो हिप्नोसिस जेम्स ब्रेड ने दिया। इसका मतलब होता है स्लिप, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस और स्लिप इन विच पर्सन बिकेम हाईली सजेस्टिबल और रिलैक्स्ड। इन द रिलैक्स स्टेट नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है और पॉजिटिव थॉट्स बताने हैं। अनकॉन्शियस माइंड में जो आइडिया कुलबुल कुलबुल कर रहे हैं उनको बाहर निकाल के अच्छी चीजें बतानी है बस। जिस चीजों के कारण पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, उनको रिमूव करके पॉजिटिव थॉट्स देने। इतना पढ़ के तुम किसी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश ना करना, होगा नहीं। कि आज तो हिप्नोटाइज सीख लिया, अब कर देते हैं। हो गया? अरे हो गया। इतना क्या लिख रहे हो रे? हिप्नोज मतलब स्लीप ग्रीक वर्ड से बना है, जेम्स ब्रेड ने दिया है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस जिसमें पर्सन क्या होता है, रिलैक्स्ड और सजेस्टिबल रहता है, रिलैक्स एंड सजेस्टिबल। और जब रिलैक्स स्टेज में है तो नेगेटिव थॉट को रिमूव करना है, मोटिवेट करना है, पॉजिटिव थॉट्स देने, बस। इसके अलावा हिप्नोसिस कौन कौन सी कंडीशन में इफेक्टिव है? तो लाइक बुलिमिया नर्वोसा, एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, कन्वर्जन, स्लीप डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर में अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, उसी को रिलीज कराना है, उसी को रिलीव कराना है। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमिया का मतलब होता है बिंज ईटिंग, और बिंज ईटिंग का मतलब होता है एक साथ खूब सारा खाना खाना, परात भर के खा लिया, और फिर खाने के बाद उसको लगेगा ये मैंने क्या किया, उसके बाद उल्टी करेगा, उसके बाद उल्टियां करेगा, एनिमा लगाएगा, लेक्टुलोज लेगा, कैसे भी करके जो खाया है उसको निकालना है, कंपनसेट करना है। क्या करना है? कंपनसेट करना है। एंजाइटी और फोबिया दो चीज होती है, एंजाइटी और फोबिया। एंजाइटी क्या है? इमेजिन डेंजर का डर है, घबराहट है, इमेजिन डेंजर। जैसे एग्जाम देने गए, वहां दिल फटफट फटफट कर रहा है कि एग्जाम कैसा होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, वो एंजाइटी है। तुमको क्या पता कैसा होगा तुम्हारा पेपर, अभी पेपर आया थोड़ी सामने, तुम वहां गेट पे एडमिट कार्ड चेक कराने में पसीने से लथपथ हो रहे हो और घबराहट हो रही है, वो एंजाइटी है। वही फोबिया क्या होगा? रियल डेंजर सामने है, खतरा सामने है, खतरा है, दो डॉगी है लंबी पूंछ वाले हाउ हाउ करते तुम्हारे सामने आ रहे हैं, भाई साहब, वो है फोबिया। ऐसे ही डर रहे हो, गली में अंधेरे में कुत्ते हो सकते हैं, काट सकते हैं, अरे कुत्ते हैं थोड़ी यार, ये तुम सोच रहे हो कि कुत्ते होंगे और काट सकते हैं। हिस्टीरिया और कन्वर्जन पता है तुमको? हिस्टीरिया और कन्वर्जन साइकोलॉजिकल सिम्टम का फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर देना। जो बहू किचन में गिर गई थी, वही है हिस्टीरिया। इसके अलावा ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, तुम्हारी फेवरेट जुर्फी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी है। अटेंशन सीकिंग का बिहेवियर का मतलब है वो जुर्फी फिजिकल सिम्टम तो नहीं लाती, बट वो अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स लाती है। जानते हो ना तुम जुर्फी जावेद को? हाँ, तुम तो जानोगे ही। हाँ, तो वो भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। इतनी लंबी हील के चप्पल पहन के टक 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 चलना। इसके अलावा इतनी भयंकर सुख लाल कलर की लिपस्टिक पोत के आ जाना है। इसके अलावा अलग अलग तरह के कपड़े और कॉस्ट्यूम पहन लेना, पंखे, चिड़िया है। तो ये सब क्या है? अटेंशन सीकिंग है, कि आपका ध्यान किधर है, जुल्फी उधर है? वो सब ध्यान देने के लिए है। इनसोम्निया एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है, इसमें भी अनकॉन्शियस माइंड में कुछ 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 चलता रहता है जिसके कारण इंसान को नींद नहीं आती। ध्यान देने के लिए है। इनसोम्निया एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है, इसमें भी अनकॉन्शियस माइंड में कुछ 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 चलता रहता है जिसके कारण इंसान को नींद नहीं आती। अब दूसरा पार्ट आता है एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन हिप्नोसिस का ही पार्ट है, सेपरेट थेरेपी नहीं है। हिप्नोसिस का मतलब है पेशेंट को अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस और स्लिप जैसी स्टेट में लाना। एब्रिएक्शन का मतलब है अनकॉन्शियस माइंड से वो बाहर निकालना। एब्रिएक्शन क्या है? कि प्रोसेस बाय विच
ये डेफिनेशन जरूर याद रखें, क्वेश्चन में ये डेफिनेशन होती है, ऑप्शन में सारे ऑप्शन में होंगे, सारे हिप्नोसिस, एब्रिएशन, कैथारसिस, साइको एनालिसिस, ऐसे सारे होते हैं ऑप्शन में। तो डेफिनेशन याद रखना है कि ये क्या प्रोसेस है कि रिप्रेस्ड मटेरियल पर्टिकुलरली पेनफुल एक्सपीरियंस और कॉन्फ्लिक्ट इज ब्रॉट बैक टू द कॉन्शियसनेस, कि अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें छुपी पड़ी है, तकलीफ देने वाली चीजें, एंजाइटी वाली चीजें, स्ट्रेस वाली चीजें, उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना है। उसको क्या करना है? कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना है। और ये भी ड्रग्स देके कर सकते हो, और ये मेनली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और कन्वर्जन में बहुत यूजफुल है। और ये सेपरेट थेरेपी नहीं है, इट्स एन पार्ट ऑफ हिप्नोसिस, इट्स एन पार्ट ऑफ हिप्नोसिस। तो सिंपल सी चीज है, हिप्नोसिस का मतलब है पेशेंट को अनकॉन्शियस और स्लीपिंग स्टेट में लाना है। अब स्लीपिंग स्टेट में ले आए, उसके बाद पेशेंट सजेस्टिबल बन गया। क्या बन गया? सजेस्टिबल। इसका मतलब है हम जैसे जैसे पूछेंगे बताएंगे वैसा वैसा मानेगा और करेगा। उसके बाद जो अनकॉन्शियस माइंड में चीजें छुपी है उसको बाहर निकाल डालेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकाल डालेंगे, कॉन्शियस अवेयरनेस में लाएंगे, और कॉन्शियस अवेयरनेस में लाने के प्रोसेस को ही हम एब्रिएक्शन कहेंगे। कि एब्रिएक्शन इज प्रोसेस इन विच रिप्रेस्ड थॉट, रिप्रेस्ड थॉट का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई चीजें, छुपी हुई चीजें, उनको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना है, यानी कि बाहर लाना है अनकॉन्शियस माइंड से। क्योंकि वो चीज जो अंदर छुपी हुई है वो कैसी है? एंजाइटी वाली, स्ट्रेस वाली। और ये मेनली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और कन्वर्जन वाले पेशेंट में बहुत यूजफुल टेक्निक है। और ये सेपरेट पार्ट नहीं है, सेपरेट थेरेपी नहीं है, हिप्नोसिस का ही पार्ट है। इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ स्लीपीनेस और अनकॉन्शियसनेस, जिसमें पेशेंट रिलैक्स्ड और सजेस्टिबल हो जाता है। कैसा? रिलैक्स्ड और सजेस्टिबल हो जाता है। वहीं एब्रिएक्शन में क्या है कि जब पेशेंट सजेस्टिबल और रिलैक्स्ड है, उस कंडीशन में हमको अनकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई चीजों को बाहर लाना है। छुपी हुई चीजों को बाहर लाने का एक प्रोसेस है। द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग बैक कॉन्शियस अवेयरनेस फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड इज नोन एज एब्रिएक्शन। और अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपी है, क्या चीजों को बाहर लाना है, तो वो पेनफुल एक्सपीरियंस, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ट्रॉमेटिक मेमोरी, वो सबको बाहर लाना है। अब इसके जैसा ही एक अगला और होगा, कैथारसिस। क्या होगा? कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है प्यूरिफाई करना, रिलीव हो जाना, प्यूरिफिकेशन, रिलीविंग। तो रिलीव कैसे हो सकता है? कि रिलीव ऐसे हो सकता है कि इंसान कोई उदास है, तो उदास है तो उदासी कैसे निकाले उसके मन से? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बे? हम्म? अरे अंदर की फीलिंग बाहर कैसे निकलवा सकते हो? कोई उदास है, ब्रेकअप हुआ है रिसेंट, तो, तो गाना सुन के रो सकती है, गाना सुन के, वीडियो देख के सैड सॉन्ग वाला, और उसके बाद रो रही है। तो ये क्या हुआ है? इमोशन निकल रहा है ना, इमोशन रिलीज हो रहा है। इमोशन क्या हो रहा है? रिलीव हो रहा है। हाँ? नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। तुम्हारी वाली गली सुनसान गली है वीरान गलियां। हो गया ये। नेक्स्ट इज कैथारसिस, जिसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन और क्लींजिंग। यहाँ डिस्चार्जिंग नेगेटिव इमोशन टू रिलीव इंटेंस एंजाइटी, फियर, एंगर, स्ट्रेस। और ये रिलीविंग कैसे हो सकती है? गाना सुन के, बहुत गुस्सा भरा है अंदरूनी कि कैसे छोड़ के जा सकता है या जा सकती है, मिल जाए तो मुंह तोड़ दूं, उसका दांत तोड़ दूं। तो अब रियल में दांत तो कहां तोड़ेंगे? ब्रेकअप हो गया, केस और कर देगी पुलिस, उठा के और ले जाएगी ज्यादा किया तो क्या कर सकते हो? पंचिंग बैग पे बस उसका नाम लिख दो, उसको उसकी फोटो चिपका दो, और घूसे नाटे डंडे लाठी सब बरसाओ। तो एक इमोशन गुस्सा रिलीव हो सकता है। वहीं साइको ड्रामा कर सकते हैं, यानी कि नाटक, एक्ट। साइको ड्रामा क्या है? एक्ट। इसके अलावा मन की फीलिंग लिख के निकाल सकते हैं, डायरी लिखते हैं बहुत सारे लोग। तो वो सारी मन की बातें हैं कि आज मेरा मन बहुत उदास था, आज उसकी बहुत याद आई, आज ही के दिन हम आज से 2 साल पहले वहां मिले थे। तो वो सारी चीजें लिख सकते हो, जैसा मन में आया, उससे इंसान का मन हल्का होगा। इसके अलावा तो साइको एनालिसिस है जो पूरा यहाँ प्रीवियस रिप्रेस्ड इमोशन को कनेक्ट करके ट्रॉमेटिक इवेंट वाले को रिलीज करना है, कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना है। ये तीनों जो थेरेपी थी, हिप्नोसिस, एब्रिएक्शन और कैथारसिस, तीनों मेथड ऑफ साइको एनालिसिस है। और तीनों का पर्पस क्या है? अनकॉन्शियस माइंड में तकलीफ देने वाली चीजों को कॉन्शियस अवेयरनेस में लाके और दूसरी अच्छी चीज दिमाग में डालनी है, दूसरी अच्छी चीज उसके माइंड में डालनी है। तो ये तीनों मेथड ऑफ साइको एनालिसिस है। क्या है? ये तीनों मेथड ऑफ साइको एनालिसिस। इसके अलावा एक प्री एसोसिएशन जो पहले मैंने लिखवाया हुआ तुम्हें, प्री एसोसिएशन भी मेथड ऑफ साइको एनालिसिस है, ड्रीम एनालिसिस भी मेथड ऑफ साइको एनालिसिस है। तो 5 इंपॉर्टेंट मेथड होती है कि अनकॉन्शियस माइंड में इंसान के क्या छुपा हुआ है। मेरे को भी आने लगी तुम्हारी छींक देख कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा हुआ है, उसको बाहर लाने का तरीका है। हिप्नोसिस में भी वही है, एब्रिएक्शन में भी वही है, कैथारसिस में भी वही है। फ्री एसोसिएशन मैंने पहले पढ़ाया है, बेटा बताना जरा कहाँ होता फ्री एसोसिएशन? सब कुछ फ्रीली बोलो, वेरी गुड। फ्री एसोसिएशन नाम से दिख रहा है कि जो माइंड में आ रहा है फ्रीली एक्सप्रेस करो, फ्रीली एक्सप्रेस करो, फ्रीली बताओ। इसी में स्लिप ऑफ टंग देखने को मिलेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिप ऑफ टंग को पैराप्रैक्सिस। क्या बोलेंगे? पैराप्रैक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा ड्रीम, तो ड्रीम में सारी वही चीजें आती है
जो चीजें हमारे पूरी नहीं हुई, मन की बात अधूरी रह गई, करना क्या चाहते हो, अभी सपने आते हैं नौकरी के, जॉब के, किसी की शादी की इच्छाएं हो रही है, शादी नहीं हो रही तो सपने रोज शादी के ही आ रहे हैं, वाह शादी हो रही है मेरी, घोड़ी चढ़ के जा ही रहा हूँ अभी जस्ट। हाँ, तो ऐसे सपने आते हैं, या फिर कई सपने जो सोशली अनएक्सेप्टेबल होते हैं, किसी को बता नहीं सकते, ऐसी ऐसी इच्छाएं वाले सपने, वो भी सपने में ही आता है। वैसे भी हो सकते हैं सपने भाई। तो 5 मेथड है साइको एनालिसिस की: प्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस, एब्रिएक्शन एंड कैथारसिस। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मेथड ऑफ साइको एनालिसिस, तो याद रखना है इनके नाम। क्योंकि सिगमेंट फ्रूड ने बोला है कि ड्रीम्स आर क्या है, रोड टू अनकॉन्शियस माइंड, रोड टू अनकॉन्शियस माइंड, सपने हमें अनकॉन्शियस माइंड पे जाने का एक रास्ता है, क्योंकि सपने में वही चीज आ रही है जो अनकॉन्शियस माइंड में छुपी पड़ी है, और अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें होती है: सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर, एग्रेसिवनेस, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, अनमेट गोल, अनफुलफिल्ड डिजायर, ये सारी चीजें कहां पड़ी होती है? अनकॉन्शियस माइंड में, बताया था ना तुमको। तो सपने आज पता चलेगा तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तो तुम तो दिन में देखते हो सपने आधे, क्लास में बैठ बैठ देखो फैंटेसी। आज एक भी कमेंट नहीं दिख रहा भाई, कुछ गड़बड़ है लगता है, पता करो जा क्या मामला है। तो एब्रिएक्शन, हिप्नोसिस और कैथारसिस, तीन चीज है, एक जैसी लगेगी तुमको, सिंपल मीनिंग समझने की कोशिश करो। हिप्नोसिस, इसका मतलब है पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन से कैसी कंडीशन में लाते हैं? अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और स्लीपिंग लाइक स्टेट में लाते हैं। कैसे लाते हैं? स्लीपिंग लाइक स्टेट में लाते हैं। वो चाहे किसी एक चीज पे लगातार फोकस करवा के ला सकते हो, या ड्रग्स देके ला सकते हो। उसके बाद पेशेंट इसमें हाईली सजेस्टेबल बन जाता है। हाईली सजेस्टेबल का मतलब है हम जैसे जैसे पूछेंगे वो वैसे वैसे बताएगा। ये हो गया हिप्नोसिस। दूसरा एब्रिएक्शन है। एब्रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जो हिप्नोसिस में हमने अब बेहोश होश टाइप तो कर दिया, उसको सेमी कॉन्शियस टाइप हो गया है, वो अवेयरनेस कम हो गई और फोकस्ड है। अब हम जैसा जैसा पूछेंगे वो बताएगा। तो बताएगा कौन सी? अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई चीजों को बाहर लाने का तरीका क्या है? एब्रिएक्शन है, कि ब्रिंगिंग द प्रोसेस इन विच अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस थॉट को वापस कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना, क्या कहलाएगा? एब्रिएक्शन कहलाएगा। वहीं कैथारसिस का मतलब है प्यूरिफिकेशन और क्लीनिंग। तो प्यूरिफिकेशन और क्लीन कराना है, कैसे? इमोशन रिलीज कराना है, इमोशन रिलीज कराना है। बहुत सारे लोगों को ध्यान लगाता है ये मेडिटेशन, और इसमें भी होता है। मेडिटेशन में एक तरह की मेडिटेशन है जिसमें आप अपने बॉडी के हर पार्ट पे फोकस करते रहोगे, आप सराउंडिंग से अवेयरनेस से चले जाओगे, आप ब्रीथ इन करोगे, आउट करोगे, सिर्फ आपका ध्यान इन और आउट पे होगा, सांस पे और अपने चेस्ट के मूवमेंट पे होगा, कि सांस अंदर ली, चेस्ट इधर गया, सांस आ रही, इस पे फोकस रहोगे। 5 मिनट आपकी सराउंडिंग से अवेयरनेस चली जाती है। इसके बाद जो मेडिटेटर होता है वो बताता है आपको, आप फोकस हो जाते हो, उस टाइम पूछता है। तो ये भी एक मेथड है हिप्नोसिस वाला। उस टाइम बहुत सारी लड़कियां, श्री श्री रविशंकर का हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, उसमें ये मेडिटेशन करवाया जाता है। उसमें एक बार मैं चला गया था, एम्स में हुआ था भाई साहब, वहां 3-4 लड़कियां रो रही भयंकर, मैं एकदम से आंख खोल के देखा, रो कौन रहा है? नाम रखा हैप्पीनेस प्रोग्राम और रो रहा है कोई। मैंने यूं देखा, वो लड़की जोर जोर से रो रही और गालियां दे रही है अपने बॉयफ्रेंड को। और भाई साहब मैं यूं देखो, मामला क्या है भाई? थोड़ी देर बाद समझ में आया कि अच्छा वो फोकस होगी तो अनकॉन्शियस माइंड वाली चीज निकाल रही है, वो भड़ास निकाल रही है। तो वो भाई साहब गालियां दे रही थी और रो रही थी। तो ये फोकस्ड होने से रिप्रेस चीज बाहर निकालने के तरीके हैं। इसके अलावा तीसरा था आपका कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब प्योर, अंदर जो छुपा हुआ है दुख, दर्द, गम, डर, वो सब निकालना है। वो निकाल कैसे सकते हो? दुखी हो, गाने सुन के निकाल सकते हो। बहुत गुस्सा है, पंचिंग बैग पे फोटो लगा के लाते घुसे, तलवार से बरसा उस पे। इसके अलावा लिख सकते हो फीलिंग है, और या फिर एक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक्ट। चल, तो 3 चीज तुम्हारी खोपड़ी में घुसी कि नहीं घुसी? नहीं घुसी। चलो, अगला है ग्रुप थेरेपी। अब यहाँ साइको एनालिसिस पूरा हो गया है। साइको एनालिसिस में हमने देख लिया क्या क्या भाई, याद कर लो। स्ट्रक्चरल माइंड और थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। दूसरा टोपोग्राफिकल। इसके अलावा तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म, साइको सेक्सुअल थ्योरी और थ्योरी ऑफ ड्रीम। बस इतने ही चीज साइको एनालिसिस में आता है। मेथड ऑफ साइको एनालिसिस में ये हिप्नोसिस, एब्रिएक्शन, कैथारसिस, ये मेथड थी। ये भी एक साइकोथेरेपी है और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है। कैसे साइकोथेरेपी? इंडिविजुअल है, अकेले पेशेंट को देखी जाएगी, थेरेपिस्ट होगा और पेशेंट होगा। चलो, ग्रुप में क्या होगा? नाम से दिख रहा है ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा भाई? सेम प्रॉब्लम वाले पेशेंट होगा, एक ग्रुप होगा जिसमें थेरापिस्ट काउंसलिंग कराएगा, ग्रुप में रहना सीखेगा, ग्रुप रिलेशनशिप, फीलिंग शेयर करना, सोशलाइजेशन, ये सब सीखने के लिए करते हैं। तो यहाँ देखो, ग्रुप थेरेपी, ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी इन व्हिच ग्रुप ऑफ पेशेंट इज प्रोवाइडेड साइकोथेरेपी एज वेल एज द पेशेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पेशेंट एक दूसरे से बातें करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखेंगे। एक बात करने बैठोगे तो कई आइडियाज आते हैं, कई बातें शेयर होती है, तो पेशेंट बात करके सीखता है। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, उदास रहता है मन। तो दूसरा वाला थोड़ा ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि मेरा भी रहता था, पर अभी मैं लोगों से घुलता मिलता हूँ तो मन थोड़ा ठीक सा रहता है। तो ये एक तरीका है इंटरेक्शन का,
तरीका है जिससे फीलिंग शेयर की जा सकती है और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सीखता है। ये मेनली डिप्रेशन वालों के लिए और सब्सटेंस अब्यूज वालों के लिए बेस्ट थेरेपी है। डिप्रेसिव पेशेंट और सब्सटेंस अब्यूज वालों के लिए बेस्ट थेरेपी है। मेनिया वाला पेशेंट यहाँ नहीं कर पाएगा, वो उछल कूद करके सबको डिस्टर्ब कर डालेगा, क्योंकि वो एक जगह टिकेगा नहीं और वो डिस्टर्ब करेगा, वो ग्रुप में एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो यहाँ डिप्रेशन वाला और साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज वाला, जिसको छुड़ाना नशा मुक्ति केंद्र जैसा है, ये जो छोड़ना चाहते हैं पुराने नशेड़ी है, उनका ग्रुप होता है। अल्कोहल के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप, तो वो भी एक तरह का ग्रुप थेरेपी का टाइप है। जोसेफ हर्सी प्रेट नाम के आदमी ने ग्रुप थेरेपी दी। जोसेफ हर्सी प्रेट नाम के आदमी ने ग्रुप थेरेपी का डिस्कवर किया। तो ग्रुप थेरेपी जिसमें ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होंगे जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखेंगे। और ये डिप्रेशन वाले पेशेंट और सब्सटेंस अब्यूज वाले पेशेंटों के लिए बहुत फायदेमंद है। और सब्सटेंस अब्यूज, साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? साइको एक्टिव सब्सटेंस कौन से होता है? ये कौन से सब्सटेंस आ गए? बता बेटा बता। बताओ कौन से सब्सटेंस है ये? अरे कौन से सब्सटेंस है? साइको एक्टिव, साइकी यानी माइंड, एक्टिव का मतलब अरे माइंड को फंक्शनिंग को अफेक्ट करने वाले वो सारे नशे, अफीम, गांजा, दारू, भांग, ये चरस, ये सब क्या है? साइको एक्टिव सब्सटेंस है। ये ड्रग्स क्या है? सारी साइको एक्टिव ड्रग्स है, साइको एक्टिव ड्रग्स और सब्सटेंस है। तो गांजा फूंक लिया पर पता नहीं चला करता क्या है गांजा। हम्म? क्यों बे? हाँ शुतुरमुर्ग। तो सिमिलर प्रॉब्लम वाले पेशेंटों का एक ग्रुप बनाएंगे और पेशेंट का इंट्रैक्शन करवाएंगे, जिससे वो कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखेंगे। डिप्रेशन वाले पेशेंट बहुत उदास रहते हैं और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, उनको बात करना अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टेड नहीं होते, तो अब जब सारे गुंगों को एक साथ इकट्ठा करके बैठाएंगे तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन करना सीखेंगे। इनिशियली डिप्रेशन की सीवियर स्टेज में ये ग्रुप थेरेपी डिप्रेशन वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसका मन ही नहीं होता, बेड से उठ के कहीं जाने का तो जाएगा नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे, मूड में इंप्रूवमेंट आने लगेगा, तो उस टाइम ग्रुप थेरेपी इनिशिएट करते हैं। सीवियरली डिप्रेस वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीवियर वाले का ना बात करने का मन है, ना बेड से उठने का मन है, कुछ भी करने का मन नहीं होता। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग चलेगी, इफेक्ट आना शुरू होगा, तब उसमें कुछ इंटरेस्ट, एनर्जी फील होगा, तब ग्रुप थेरेपी में इनिशिएट करेंगे, तब वो धीरे धीरे बातें करना सीखेगा। वहीं नशेड़ियों का एक ग्रुप होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस होता है। यहाँ पुराने नशेड़ी, एक्स नशेड़ी है, वो सब मिलके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, भाई बहुत खराब नशा था, हम्म, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरी तनख्वाह उसी में जाती थी, है? सारे वो छोड़ के भी चली गई मुझे इसके कारण। ये सारी चीजें शेयर की जाएगी, तब दूसरा भी बताएगा मेरी भी यही हालत है। तो बस आ जाओ, आप छोड़ते हैं मिलके और दूसरों को भी छुड़ाएंगे। बस ये शेयरिंग है और कुछ नहीं है। ग्रुप में शेयरिंग ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स है। हो गया लिख के? नेक्स्ट वाला इसके स्टेप्स देखें तो ये थेरेपेटिक कम्युनिकेशन वाले जैसे स्टेप है, कम्युनिकेशन जैसे फीलिंग्स है। हो गया लिख के? नेक्स्ट वाला इसके स्टेप्स देखें तो ये थेरेपेटिक कम्युनिकेशन वाले जैसे स्टेप है, कम्युनिकेशन जैसे स्टेप है, क्योंकि ग्रुप थेरेपी में कम्युनिकेशन ही है। ग्रुप थेरेपी में क्या है? कम्युनिकेशन है, कि पेशेंटों के ग्रुप के साथ थेरेपिस्ट का कम्युनिकेशन है, पेशेंट का आपस में कम्युनिकेशन है। तो प्री इंट्रैक्शन फेज और प्री ओरिएंटेशन फेज नाम से दिख रहा है, प्री है, प्री। और प्री का मतलब यही है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, प्लानिंग है। ये क्या है? प्लानिंग है। तो यहाँ कहाँ मीटिंग होगी, गोल क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, प्लेस क्या होगा, इसके बारे में डिसाइड किया जाता है। फिर इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज आई। यहाँ पहली बार थेरेपिस्ट और जो ग्रुप के मेंबर होंगे, पेशेंट्स होंगे, उनके बीच का इंट्रोडक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो फेजेज में प्री इंट्रोडक्टरी, जिसमें प्री है, यहाँ फिजिकल सेटअप, नंबर ऑफ पेशेंट, गोल, टाइमिंग, कहाँ होना है, प्लेस, ये सब डिसाइड होता है। ग्रुप के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम वाले मेंबर होंगे, वो सब डिसाइड होगा। जो सेकंड फेज है इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन, यहाँ थेरेपिस्ट और ग्रुप मेंबर्स का आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन और कम्युनिकेशन होगा। जिनके लिखे हैं वो पढ़ लें थोड़े दो अक्षर। टुकुर टुकुर काहे झांक रहे हो, पढ़ लो। प्री इंट्रोडक्शन फेज, जिसमें यहाँ फिजिकल सेटअप, टाइम, मेंबर कौन होंगे, वो सब डिसाइड होगा। इंट्रोडक्टरी फेज में ग्रुप मेंबर और थेरेपिस्ट का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा। हो गया था? अबे दो लाइन ही तो है, सिर्फ दो। हाँ, पांच है। अच्छा, हो गया? नहीं हुआ? क्या ये फिल इन द गैप भी भर रहे हो क्या?
तो ये भर रहे हो क्या, ये जो खाली जगह है, तो स्पेस देने में टाइम लग रहा है। वर्किंग फेज एक्चुअल फेज है, वर्किंग फेज इज द एक्चुअल फेज। यहाँ एक्चुअल इंटरेक्शन, पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो थेरेपिस्ट के साथ शेयर किया जाएगी, ग्रुप मेंबर के साथ शेयर की जाएगी। और यहाँ पेशेंट की पहले नाम ही वर्किंग है तो एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। लास्ट फेज टर्मिनेशन फेज होती है, और यहाँ जब पेशेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया या ड्यूरेशन ग्रुप थेरेपी की एंड हो गई, उसके बाद इस ग्रुप का टर्मिनेशन, द थेरेपिस्ट एंड मेंबर सेपरेट विद ईच अदर, सो द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यूरिंग दिस फेज लाइक एंजाइटी, डिपेंडेंसी, यहाँ ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस भी डेवलप हो सकते हैं। कौन सी फेज में होता है, टर्मिनेशन में, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। इतने 5-7 दिनों से डेली आधा घंटे का सेशन हो रहा था, आधे घंटे का डेली सेशन हो रहा था, तो एक डिपेंडेंसी डेवलप हो सकती है, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है। डिपेंडेंसी का मतलब है मुझे तो उन्हीं से बात करनी अच्छी लगती है, अब तुम बात नहीं करोगे कल से हम हाँ? तो ये वाला फीलिंग आ सकती है, या फिर अच्छा लग सकता है, अच्छी लग सकती है। थेरेपिस्ट को पेशेंट अच्छा लग सकता है, पेशेंट को थेरेपिस्ट अच्छा लग सकता है। अच्छे का मतलब वो कुछ भी समझ सकता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर वाइफ कुछ भी, अकॉर्डिंग टू एज। तो ये डिपेंडेंसी हो सकती है, वो टर्मिनेशन फेज में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो 4